ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 140 से 160 शब्द प्रति मिनट की 2 डिक्टेशन होगी, जिसमें कुल 1320 शब्द होंगे। और ये हिंदुस्तान और दैनिक जागरण के एडिटोरियल से लिया गया पैसेज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से है, ठीक है। तो रेडी, स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए जो ताज़ा घोषणाएं की हैं, वे कुछ और कदम भरे हैं। कोरोना के लॉकडाउन दौर में यह तीसरी बार है जब भारतीय केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से सुधार के कदम उठाए हैं। विशेष रूप से 2 बड़ी घोषणाएं हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। पहली घोषणा यह कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है ताकि बाजार में नकदी का प्रवाह बने। नकदी का प्रवाह बनने से न केवल ऋण सस्ते या आसान होंगे, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। रेपो रेट घटकर अब 4% पर आ गया है ताकि बैंकों के पास खर्च या निवेश के लिए ज़्यादा नकदी उपलब्ध हो। इसके साथ ही रिजर्व बैंक यह भी चाहता है कि बैंकों के पास ज़्यादा धन रहे और वे रिजर्व बैंक के पास ब्याज के लिए धन रखने की बजाय उसे बाजार में लगाएं। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की यह मंशा स्वागत योग्य है। दूसरी घोषणा उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अभी ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। टर्म लोन पर पहले ही 3 महीने की छूट मिली हुई थी और अब इस छूट को 3 महीने और बढ़ाकर एक बड़ी आबादी को राहत देने की कोशिश हुई है। ज़्यादातर तरह के ऋण लेने वालों को अब अगस्त महीने तक कोई भी ऋण चुकाने से राहत मिलेगी। यदि किसी ने गृह ऋण, वाहन ऋण, कॉरपोरेट, कारोबारी क्रेडिट कार्ड ऋण ले रखा है और EMI नहीं चुका पा रहा, तो बैंक अपने आप आपके ऋण को मोरेटोरियम में भेज देंगे। हालांकि बेहतर सलाह यह है कि आप बैंक को स्वयं मोरेटोरियम के लिए आवेदन कर दें ताकि आपको अगस्त के महीने तक EMI का दबाव न झेलना पड़े। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर कामकाज बंद हैं और बड़ी संख्या में लोगों की आय प्रभावित हुई है। मोरेटोरियम से उन्हें यह तो फ़ायदा है कि कर्जदाता बैंक उन्हें अभी परेशान नहीं करेंगे, अलग से कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन इस अवधि का ब्याज तो बैंक जरूर जोड़ेंगे। अब आशंका यह है कि ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ेगी और EMI भी। ऐसे में लोग मोरेटोरियम को किसी बड़ी राहत के रूप में नहीं देख रहे हैं। यह तात्कालिक राहत है और इससे दूरगामी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज के हालात में लोगों को बैंकों पर बहुत भरोसा नहीं है और बैंक भी लोगों के प्रति यथोचित उदार नहीं है। इस विश्वास के कारण ही ऋण के लेन देन का बाजार लगातार मंदा चल रहा है। रिजर्व बैंक जो प्रयास कर रहा है वह आम दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की आपातकालीन स्थिति से देश गुजर रहा है उसमें लोगों को रिजर्व बैंक से बड़ी राहत की उम्मीद है। ऋण के बोझ से दबे लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार या रिजर्व बैंक ने हमारे लिए क्या किया है। लॉकडाउन के दौर में अर्थव्यवस्था को बल देने की दिशा में रिजर्व बैंक की यह तीसरी घोषणा अच्छी तो है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की उम्मीद से कम है। इसलिए रिजर्व बैंक की घोषणा के बावजूद शुक्रवार को शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। यहाँ तक कि विभिन्न बैंकों के शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जाहिर है आने वाले दिनों में सभी को और बेहतर राहत की उम्मीद है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र सरकार और देश की जनता की मदद करना था, तो वह पूरा होता नहीं दिखा। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई यह बैठक महज आलोचना के लिए आलोचना की उक्ति चरितार्थ करती नजर आई। इस बैठक में
कथित तौर पर समान सोच वाले दलों ने भागीदारी की। इसका मतलब जो भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि जब कोरोना कहर शरीक है अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। वक्त की जरूरत यही है थी कि इस कठिन समय दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने यह जरूरी नहीं समझा। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे कठिन हालात का मुकाबला करने में तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन यह स्थिति तो करीब करीब हर देश की है। कोई भी देश, और यहाँ तक कि भारत से कहीं अधिक समर्थ और संपन्न देश भी कोरोना कहर का मुकाबला करने में ढेरों परेशानियों से जूझ रहे हैं। यह अजीब है कि विपक्षी दल संकट की गंभीरता से परिचित होते हुए भी यह दिखा रहे हैं जैसे वे अचानक आई इस आपदा का अनुमान लगाने में सक्षम थे और उन्हें यह भी पता था कि लॉकडाउन की कितनी अवधि उपयोगी रहती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप तो मढ़ रहे हैं कि उसके पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई योजना नहीं, लेकिन वे यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्य सरकारों ने कई बार केंद्रीय सत्ता की ओर से कोई फैसला लिए जाने के पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया। घर लौटने को बेचैन कामगारों की समस्याओं को रेखांकित कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि कामगारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकारें भी बराबर भी भागीदार हैं। उनकी ही उपेक्षा और अनदेखी के कारण लाखों कामगार घर गांव लौटने के लिए व्यग्र हुए। यदि यह योजना सफल नहीं हो पाई कि जो जहां है वह वहीं रहे, तो इसके लिए राज्य सरकारें भी उत्तरदायी हैं और उनमें विपक्ष शासित राज्य सरकारें शामिल भी हैं। बेहतर हो कि विपक्षी दल यह समझे कि कोरोना जैसे बड़े संकट से उपजी समस्याएं राजनीति चमकाने का अवसर नहीं है। एक अनुरोध पर इतनी जल्द एम्फन चक्रवात की तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच जाएंगे, शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं होगी। परंतु ममता के अनुरोध के 24 घंटे के भीतर ही मोदी सिर्फ बंगाल पहुंचे ही नहीं, बल्कि तबाही का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की और तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए बंगाल को देने का भी ऐलान कर दिया। यही नहीं, तूफान में मृत 80 लोगों के स्वजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी। साथ ही ममता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत सरकार इस त्रासदी की घड़ी में बंगाल के लोगों के साथ खड़ी है और यहाँ की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। शुक्रवार सुबह कोलकाता पहुंचने के बाद मोदी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सूबे में एम्फन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की तात्कालिक मदद का ऐलान किया, क्योंकि ममता ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि इस समय बंगाल को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। इसके बाद पीएम का आना और तुरंत आर्थिक मदद का ऐलान करना यह दर्शाता है कि हर मुद्दे पर राजनीति करने वाली ममता को वह कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन और 20 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय पैकेज को लेकर ममता कई बार केंद्र पर निशाना साध चुकी हैं। केंद्र को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया है, क्योंकि ममता को पता है कि आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, इसीलिए मोदी और भाजपा को घेरना ही होगा। परंतु मोदी ऐसे राजनेता हैं जो
बहुत ही बारीकी से राजनीति करते हैं, जैसा कि आज राजा राम मोहन राय के बहाने एक बारीक राजनीतिक संदेश भी दे दिए। स्टॉप। दोस्तों, ये 140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। अब हम लोग 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए आप रेडी हो जाएं। रेडी, स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए जो ताज़ा घोषणाएं की हैं वे कुछ और कदम भर हैं। कोरोना के लॉकडाउन दौर में यह तीसरी बार है जब भारतीय केंद्रीय बैंक ने अपनी ओर से सुधार के कदम उठाए हैं। विशेष रूप से दो बड़ी घोषणाएं हैं जिन पर गौर किया जा सकता है। पहली घोषणा यह कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी की गई है ताकि बाजार में नकदी का प्रवाह बने। नकदी का प्रवाह बनने से न केवल ऋण सस्ते या आसान होंगे बल्कि इससे अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। रेपो रेट घटकर अब 4% पर आ गया है ताकि बैंकों के पास खर्च या निवेश के लिए ज़्यादा नकदी उपलब्ध हो। इसके साथ ही रिजर्व बैंक यह भी चाहता है कि बैंकों के पास ज़्यादा धन रहे और वे रिजर्व बैंक के पास ब्याज के लिए धन रखने की बजाय उसे बाजार में लगाए। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक की यह मंशा स्वागत योग्य है। दूसरी घोषणा उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अभी ऋण वापस करने की स्थिति में नहीं हैं। टर्म लोन पर पहले ही 3 महीने की छूट मिली हुई थी और अब इस छूट को 3 महीने और बढ़ाकर एक बड़ी आबादी को राहत देने की कोशिश हुई है। ज़्यादातर तरह के ऋण लेने वालों को अब अगस्त महीने तक कोई भी ऋण चुकाने से राहत मिलेगी। यदि किसी ने गृह ऋण, वाहन ऋण, कॉर्पोरेट, कारोबारी क्रेडिट कार्ड ऋण ले रखा है और EMI नहीं चुका पा रहा तो बैंक अपने आप आपके ऋण को मोरेटोरियम में भेज देंगे। हालांकि बेहतर सलाह यह है कि आप बैंक को स्वयं मोरेटोरियम के लिए आवेदन कर दें ताकि आपको अगस्त के महीने तक EMI का दबाव ना झेलना पड़े। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर कामकाज बंद हैं और बड़ी संख्या में लोगों की आय प्रभावित हुई है। मोरेटोरियम से उन्हें यह तो फ़ायदा है कि कर्जदाता बैंक उन्हें अभी परेशान नहीं करेंगे, अलग से कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन इस अवधि का ब्याज तो बैंक जरूर जोड़ेंगे। अब आशंका यह है कि ऋण चुकाने की अवधि भी बढ़ेगी और EMI भी। ऐसे में लोग मोरेटोरियम को किसी बड़ी राहत के रूप में नहीं देख रहे हैं। यह तात्कालिक राहत है और इससे दूरगामी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आज के हालात में लोगों को बैंकों पर बहुत भरोसा नहीं है और बैंक भी लोगों के प्रति यथोचित उदार नहीं है। इस अविश्वास के कारण ही ऋण के लेन देन का बाजार लगातार मंदा चल रहा है। रिजर्व बैंक जो प्रयास कर रहा है वह आम दिनों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिस तरह की आपातकालीन स्थिति से देश गुजर रहा है उसमें लोगों को रिजर्व बैंक से बड़ी राहत की उम्मीद है। ऋण के बोझ से दबे लोगों के मन में यह सवाल है कि सरकार या रिजर्व बैंक ने हमारे लिए क्या किया है। लॉकडाउन के दौर में अर्थव्यवस्था को बल देने की दिशा में रिजर्व बैंक की यह तीसरी घोषणा अच्छी तो है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की उम्मीद से कम है। इसलिए रिजर्व बैंक की घोषणा के बावजूद शुक्रवार को शेयर बाजार गिरकर बंद हुए। यहां तक कि विभिन्न बैंकों के शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। जाहिर है आने वाले दिनों में सभी को और बेहतर राहत की उम्मीद है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र सरकार और देश की जनता की मदद करना था तो वह पूरा होता नहीं दिखा। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई यह बैठक महज आलोचना के लिए आलोचना की उक्ति चरितार्थ करती नजर आई। इस बैठक में कथित तौर पर समान सोच वाले दलों ने भागीदारी की। इसका मतलब जो भी हो, लेकिन यह ठीक नहीं कि जब कोरोना कहर सरीखे अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। वक्त की जरूरत यही थी कि इस कठिन समय दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति
राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने यह जरूरी नहीं समझा। इससे इनकार नहीं कि कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे कठिन हालात का मुकाबला करने में तमाम मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन यह स्थिति तो करीब करीब हर देश की है। कोई भी देश, और यहाँ तक कि भारत से कहीं अधिक समर्थ और संपन्न देश भी कोरोना कहर का मुकाबला करने में ढेरों परेशानियों से जूझ रहे हैं। यह अजीब है कि विपक्षी दल संकट की गंभीरता से परिचित होते हुए भी यह दिखा रहे हैं जैसे वे अचानक आई इस आपदा का अनुमान लगाने में सक्षम थे और उन्हें यह भी पता था कि लॉकडाउन की कितनी अवधि उपयोगी रहती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर यह आरोप तो मढ़ रहे हैं कि उसके पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई योजना नहीं, लेकिन वह यह देखने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्ष शासित राज्य सरकारों ने कई बार केंद्रीय सत्ता की ओर से कोई फैसला लिए जाने के पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया। घर लौटने को बेचैन कामगारों की समस्याओं को रेखांकित कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उन्हें यह आभास होना चाहिए कि कामगारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकारें भी बराबर की भागीदार हैं। उनकी ही उपेक्षा और अनदेखी के कारण लाखों कामगार घर गांव लौटने के लिए व्यग्र हुए। यदि यह योजना सफल नहीं हो पाई कि जो जहां है वह वहीं रहे, तो इसके लिए राज्य सरकारें भी उत्तरदायी हैं और उनमें विपक्ष शासित राज्य सरकारें शामिल भी हैं। बेहतर हो कि विपक्षी दल यह समझे कि कोरोना जैसे बड़े संकट से उपजी समस्याएं राजनीति चमकाने का अवसर नहीं है। एक अनुरोध पर इतनी जल्द एम्फन चक्रवात की तबाही का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच जाएंगे, शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं होगी। परंतु ममता के अनुरोध के 24 घंटे के भीतर ही मोदी सिर्फ बंगाल पहुंचे ही नहीं, बल्कि तबाही का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की और तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए बंगाल को देने का भी ऐलान कर दिया। यही नहीं, तूफान में मृत 80 लोगों के स्वजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की भी घोषणा कर दी। साथ ही ममता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत सरकार इस त्रासदी की घड़ी में बंगाल के लोगों के साथ खड़ी है और यहाँ की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। शुक्रवार सुबह कोलकाता पहुंचने के बाद मोदी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ सूबे में एम्फन तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद पीएम ने बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की तात्कालिक मदद का ऐलान किया, क्योंकि ममता ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा था कि इस समय बंगाल को तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है। इसके बाद पीएम का आना और तुरंत आर्थिक मदद का ऐलान करना यह दर्शाता है कि हर मुद्दे पर राजनीति करने वाली ममता को वह कोई मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन और 20 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय पैकेज को लेकर ममता कई बार केंद्र पर निशाना साध चुकी हैं। केंद्र को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी भाग लिया है, क्योंकि ममता को पता है कि आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए मोदी और भाजपा को घेरना ही होगा। परंतु मोदी ऐसे राजनेता हैं जो बहुत ही बारीकी से राजनीति करते हैं, जैसा कि आज राजा राम मोहन राय के बहाने एक बारीक राजनीतिक संदेश भी दे गए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 160-140 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।